नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। आप देख भी पा रहे हैं कि मेरे साथ अर्जुन सिंह गहरवाल जी हैं, जो पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख हैं और विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी अपनी निभाते हैं, ख़ासतौर पे सामाजिक क्षेत्र में। और आज जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है वो पलायन है। और पलायन पे गाहे बगाहे बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे आयोग उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन पलायन का मुद्दा बदस्तूर जारी है। पलायन तेज़ी से हो रहा है और उसके मूल में जो सवाल उभर के आते हैं, उसके कारण जो उभर के आते हैं, उन कारणों में रोज़गार और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीन चीज़ें सबसे प्रमुखता से हमारे सामने आती है। उसी पर आज बातचीत करेंगे। अर्जुन सिंह गहरवाल जी हमारे साथ हैं। गहरवाल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका केदारखंड। सर, पलायन एक बहुत बड़ा विषय उत्तराखंड को लेकर हो गया है। यहाँ के गांव लगातार खंडर होते जा रहे हैं, भूतय यहाँ के गांव होते जा रहे हैं, लेकिन सरकारें आयोग तो बहुत सारे बना रही हैं, लेकिन रिवर्स पलायन हो नहीं रहा है। कैसे देखते हैं इसको और कैसे रिवर्स पलायन हो सकता है, कैसे पलायन रुक सकता है, इस पर थोड़ा अपनी राय रखें खुल की। ये तो सर्वप्रथम तो आदमियों को रोजी रोटी की आवश्यकता पड़ती है। आदमियों को जीवित रहने के लिए भोजन बहुत आवश्यक है और भोजन के लिए रोजगार की आवश्यकता है। तो यहाँ पर रोजगार, बहुत किस्म के रोजगार हैं, लेकिन सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं जाता है और न ही कोई हमारे जनप्रतिनिधियों का ध्यान जाता है। रोजगार की सबसे मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप उत्तराखंड की बात करें और हमारे पर्वतीय जिले और मैदानी जिलों में अंतर डालें, तो मुझे तो सबसे ज्यादा रोजगार तो पर्वतीय जिलों में नजर आता है। मैदानी जिलों की तुलना में जो है पर्वतीय जिलों में ज्यादा अवसर रोजगार के हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँ, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि हमारी अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी पहाड़ से निकलती है। केदारनाथ जी से, बद्रीनाथ जी से, गंगोत्री जी से, यमुनोत्री जी से हमारी नदियाँ निकलती हैं। और जब ये यहाँ तक ये नदियाँ हैं और हरिद्वार जाते जाते ये गंगा बन जाती है। वहाँ इसको गंगा जल जो हम लोग यहाँ ऊपर ला रहे हैं केदारनाथ जी में या रुद्रप्रयाग में या उत्तरकाशी में, तो हरिद्वार से जल भर के ला रहे हैं। यहाँ का जल स्वच्छ है, इसको हम गंगा जल नहीं मान रहे हैं। और हरिद्वार से हम ऊपर वो ला रहे हैं गंगा जल यहाँ के लिए, उसको हम गंगा जल मान रहे हैं जो यहाँ से प्रदूषित हो गए। तो सेम रोजगार का भी सिस्टम वही है। रोजगार के यहाँ बहुत सारे अवसर हैं, किसी चीज में नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं कि हम कहते हैं कि कण कण में भगवान है, वैसे यहाँ के कण कण में रोजगार है। यहाँ के हर पत्थर में, हर मिट्टी में रोजगार है। हर चीज यहाँ से रोजगार दे सकती है। मैंने गंगा की बात कही कि हमारी अलकनंदा, मंदाकिनी केदारनाथ जी से, बद्रीनाथ जी से निकलती है, लेकिन हम यहाँ गंगा नहीं मानते हैं, इनको गंगा जल नहीं मानते हैं। अगर यहाँ गंगा जल लाना है तो हम हरिद्वार से ला रहे हैं जो यहाँ से प्रदूषित होके जा रही है। तो रोजगार का भी सिस्टम यही है। आप वर्तमान जो सीजन चल रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने घनसाली से भुत्तो बिलंग होते हुए गंगी गया था अभी 2-4 दिन पहले। वहाँ इतनी बुरांस के फूल थे, मानव विहीन वो एरिया है। मतलब भुत्तो से और गंगी तक जो बीच का एरिया है, उसमें मानव विहीन एरिया है, लेकिन बहुत बड़ा फिर गंगी में है गांव, तो बहुत बड़े एरिया वो है। और वहां पर इतनी बुरांस थे कि पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व को उस बुरांस का जूस निकाल करके जूस पिलाया जा सकता था। और स्वास्थ्यवर्धक भी है वो, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं गए। वही बात अगर हम कहें, हम कहते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से हम जंगल को नुकसान नहीं देंगे, हम जंगल को बचाएंगे, लेकिन जंगल में जो पेड़ बड़े हो जाते हैं और जो टूट जाते हैं, अगर उस चुगान की लकड़ी से अगर हम खिड़की, दरवाजे इत्यादि लकड़ी का काम करें, यही उद्योग लगाएं, खाली चुगान की लकड़ी से, कोई पेड़ नहीं काटना पड़ेगा।
चुगान की लकड़ी से अगर हम कमाएं तो यहाँ जितनी भवन निर्माण हो रहे हैं और सारी लकड़ियां आपकी नीचे से आ रही, नीचे कहाँ वो लकड़ी पैदा हो रही है? पेड़ तो हमारे पास है, यहाँ जंगल तो हमारे हैं और लकड़ी नीचे से आ रही है, कहाँ लकड़ी पैदा हो रही है आप बताओ? तो सारी लकड़ी का काम यहाँ हो सकता है 101% और यहाँ से बाहर भी निर्यात किया जा सकता है, लेकिन हमारी सोच नहीं है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँ कि आपको रुद्रप्रयाग से आप इसके सरद्वार से अगर चलेंगे तो कोई घर, कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है जहाँ जिसमें टाइल्स न लगी हो। हर जगह टाइल्स लगी हुई है। और वो टाइल्स किस चीज से बनती है ये आप समझ सकते हैं। पत्थर से बन रही है, राजस्थान से आ रही है मार्बल पत्थर, और हमारे पास तो पत्थर ही पत्थर है। हम ये कह रहे हैं कि जो भूस्खलन वाला एरिया है उसको अगर छोड़ा जाए और जो हमारे पास कोई खान किस्म की जो है, आप देख लीजिए कि आप राजस्थान जाएंगे तो राजस्थान पत्थरों की खान है, कहीं लोहे की खान है, कहीं सोने की खान है। हमारे पास तो सोना था, हमने यहाँ से आयात करना था, टाइल्सों इत्यादि का, ईट पत्थरों का हमने आयात करना था, निर्यात करना था, और हम आयात कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, जबकि हमको बेचना चाहिए था। तो इस तरफ भी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। इस समय वर्तमान में हमारे पास तो आप तमाम किस्म के हमारे पास जंगली फल भी है, काफल है, हिसार है, किनकोट है, इन पे भी कोई उद्योग लगाया जा सकता था, इन पे कोई दवाई बनी जा सकती थी। लोग कह रहे हैं कि आजकल आयुर्वेदिक के क्षेत्र में जो हमारा किनकोट हो रहा है उसकी जड़ों से शुगर का इलाज हो रहा है, लेकिन लोग शुगर की दवाई बाहर से ला रहे हैं, इसका इलाज नहीं कर रहे, इसको यूज भी नहीं ला रहे। तो एक तो हमारी जो सरकारी हैं उनकी मंशा खाली वोट लेने तक की होती कि वोट लेना है और किन भाषणों से लेना है, किन उससे लेना है, कहाँ क्षेत्रवाद करना है, कहाँ जातिवाद करना है, कहाँ हिंदू मुस्लिम करना है। और इन मुद्दों पर सरकारें बन जाती हैं और इन मुद्दों पर सरकारें गिर जाती हैं। रोजगार के कोई मुद्दे नहीं। बड़ा ठेस लगता है कि आप देख लीजिए कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का विरोध नहीं करना चाहूंगा कि बहुत उत्साह के साथ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया और इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, और 100 बार नरेंद्र मोदी जी ने दिल की बात कही, लेकिन एक बार भी अगर रोजगार की बात की गई होती, आत्मनिर्भर बनने की बात की गई होती, तो निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर बनते। हमारे पास इतने संसाधन हैं कि उत्तराखंड प्रदेश के पर्वतीय जिले जो हैं वो पूरे देश को रोजगार दे सकते हैं। आप पर्यटन की दृष्टि से देखो, आप पर्यटन की दृष्टि से देखो, तो तमाम किस्म के रोजगार यहाँ उपलब्ध है। अभी तो मैंने ये 2-4 बातें ही कही हैं। अब मैं गंगा जली की बात कही कि जो शुद्ध जल जो है भगवान केदारनाथ जी के धाम से निकल रहा है, जो शुद्ध जल भगवान बद्रीनाथ जी के धाम से निकल रहा है, उसको हम जल नहीं मान रहे हैं, बल्कि जो जल दूषित होकर प्रदूषित होकर के हरिद्वार जा रहा है उसको हम गंगा जल मान रहे हैं। आपको बिस्लरी उद्योग की हमने बात कही थी कि अगर बिस्लरी का उद्योग अगर केदारनाथ में लगता, फाटा में लगता, सोनप्रयाग, सीतापुर, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर तक लगता, तो ये बिस्लरी जो है अच्छे दामों पे स्वच्छ जल जनता को मिलता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ इतना पानी है कि आप ये आपका जून का महीना है, फिर जून और जुलाई में यहाँ आदमी पानी से मर खप जाएंगे, लेकिन पीने के लिए पानी फिर बाहर से लाना पड़ेगा, बिस्लरी लानी पड़ेगी। तो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है, कितनी बड़ी संपदा हमारे पास होने के बाद हम बाहर से ला रहे हैं। यहाँ पर साबुन का उद्योग हो सकता है, यहाँ पर आपके बन बिस्कुट तो सामान्य बात है, इसका उद्योग हो सकता है। यहाँ पर तो शैम्पू जैसे जो हमारे खड़ीक बेहुला जैसे पेड़ हैं, उनसे हमारे पहले जो है हमारे दादी जी के टाइम पे, माता जी के टाइम पे जो है उनको लाते थे और उनके झाग से नहाते थे। अधिकतर महिलाएं जो हैं उनके झाग, तो उसका भी उद्योग लग सकता है, शैम्पू यहाँ बन सकता है। कौन सा पेड़ ऐसा है यहाँ जिससे कोई औषधि या कोई उद्योग नहीं लग सकता है? कौन सी? आप देख लीजिए कि हमारा कहना यह है कि आप हरिद्वार शमशान घाट को ले लीजिए, ऋषिकेश शमशान घाट को ले लीजिए, वहां इतनी लकड़ियां आती हैं
और वहाँ उनका रोजगार है, और हमारी इतनी लकड़ियां यहाँ सड़ रही हैं। अगर उसके प्रयोग में भी हमारी लकड़ियां जो चुंगान वाली है, मैं ये नहीं कह रहा कि पेड़ काट के ले जानी है, जो चुंगान वाली है वो लकड़ी अगर भी चीज का खरीदी जाती तो उनसे उसका भी उपयोग हो सकता। कौन सी चीज ऐसी आप मुझे बताइए कि जिस चीज में यहाँ रोजगार नहीं है? जैसे कण कण में भगवान है, वैसे उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के कण कण में रोजगार है। हर पेड़ पे रोजगार है, हर पत्थर पे रोजगार है, हर मिट्टी पे रोजगार है, हर पानी के धारे पे, हर नदी पे रोजगार है। आप डैम बन रहे हैं, बाहर के लोग डैम बना रहे हैं। आपने क्या किया? सरकार की क्या मंशा है? आप देख लीजिए कि जो बड़े रोजगार हैं, बड़े डैम के ठेके आप बाहर वालों को देते हैं, और बाहर वाले आपको पेमेंट करते हैं, रिश्वत देते हैं, उससे आप सरकार का निर्माण करते हैं। अगर आपने यहाँ महिला समूह बनाया आपने, और महिला समूह को आपने ऐसे छोटे छोटे काम दिए, जो दाल खाए तो भात नहीं खा सकता, भात खाते तो दाल नहीं खा सकता। लेकिन अगर आपने अगर 20 गांव का समूह बनाया होता और 20 गांव के पैसे वालों को यहाँ रोका होता, उनको कहते एक डैम का निर्माण आप करो, तो क्या नहीं हो सकता था? क्या स्थानीय आदमी को रोजगार नहीं मिल सकता था? ऑल वेदर रोड का निर्माण हो रहा है, और वह है, आप देख लीजिए कि एक भी ठेकेदार, जिसके से बद्रीनाथ या केदारनाथ की सड़क पे कौन लोकल ठेकेदार है? आप मजदूर, दिहाड़ी मजदूर की बात तो दूर की करें। हमने कहा था कि जहां पर अच्छा रोजगार हो रहा है वहां यहाँ के आदमी को रोजगार नहीं मिलता, लोग बाहर से ले आते हैं। तो ये तमाम किस्म की बातें हैं, कुछ हम लोग भी सुस्त पड़े हुए। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आपने, बहुत सारे विषय रखे हैं, और हम जैसे बोल भी रहे थे कि पहाड़ प्राकृतिक संसाधनों का धनी राज्य है, इसमें अपार संभावनाएं रोजगार के हैं, लेकिन सरकारें पिछले 22 वर्षों से नीतियां नहीं बना पाई हैं, उस पर कोई काम नहीं कर पाई हैं, और ज़्यादातर हमने देखा होगा कि जातिवाद, क्षेत्रवाद और इसी में पार्टियां बटी रहती हैं। ये लेकिन जो वास्तव में पहाड़ के संसाधन हैं उन पे कोई काम नहीं हो पाया है, और उसका नतीजा आज भी देख पा रहे हैं कि हम खनन और शराब से आगे नहीं बढ़ पा रहे। गहरवाल जी, एक बहुत बड़ी विसंगति है, एक तरफ तो जो शराब का नेटवर्क है वो गांव-गांव तक पहुंच गया है। सरकार भी बहुत, क्योंकि शराब से बहुत आसानी से राजस्व आ जाता है, लेकिन उससे जो युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल नशे के गर्त में धकेली जा रही है। गांव-गांव तक मिनी शराब के ठेके पहुंचाए गए हैं। और दूसरा जो खनन है, खनन लगातार नदियों से खनन किया जा रहा है, बदस्तूर खनन किया जा रहा है, और खनन भी उन लोगों के हाथों में है जो ऑलरेडी पहले से पूंजीपति लोग हैं। बाहर से यहाँ के स्थानीय लोगों को मोहरा बनाकर यहाँ के लोगों के नाम पट्टे निकालकर उसमें काम जो है बाहर के लोग कर रहे हैं। और अभी हमने केदारनाथ यात्रा में भी देखा है कि जो वहाँ पर बड़े रोजगार के जरिए हैं, जैसे पार्किंग है, पार्किंग सुनने में आ रहा था कि किसी मंत्री के नाम है, लेकिन वो स्थानीय के नाम, केवल नाम से निकाली गई है, लेकिन उसका संचालन करने वाला मंत्री लोग हैं। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ के बड़े रोजगार हैं उन पे बाहरी लोगों का कब्जा है, और यहाँ के लोग मजदूरी के लायक भी नहीं हैं। तो क्या चाहते हैं? शराब और खनन का जो खेल चल रहा है उससे हटकर सरकार की कोई विचारधारा नहीं है जो छोटे उस पर रोजगार किया जा सकता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सारे यहाँ के जो जितने रोजगार हैं, बड़े रोजगार हैं, वो भारी लोगों के हाथ हैं। और इतना मैं कहूँगा, जो बात सत्य है, आप रोजगार की बात करते हैं, यहाँ किस आदमी को मुख्यमंत्री बनना है वो यहाँ वाले तय नहीं करते, वो बाहर वाले तय करते हैं। यहाँ किस विधानसभा से किस आदमी को टिकट मिलना है वो बाहर वाले तय करते हैं, यहाँ वाले नहीं। यहाँ वाले खाली वोट देने वाले हैं, यहाँ वाले खाली वोट देने वाले हैं। यहाँ न तो कोई रोजगार है, न हमारे पास कोई ऐसी पावर है कि हम किसी अपने आदमी को अपने कहने पे कह दे पार्टी को कि इसको टिकट दे। जनमत पे किस पार्टी ने किस आदमी को टिकट दिया? तो सरकार नहीं बनी। कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा बना उत्तराखंड का जो जनता ने आवाज दी हो कि फलाने आदमी को मुख्यमंत्री बनाओ? बाहर वाले तय करते हैं। और बाहर वाले कौन है? ये खनन माफिया है, ये दारू माफिया है। तो ये तो सरकार को बना भी रहे हैं, सरकार को गिराते भी, सरकार को बनाते भी, और इनसे लोग डरते भी हैं। और ये बात की, ये तो जब कई फैसले इन्होंने लिए। आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक बार हाई कोर्ट का फैसला आया था कि दारू के ठेके हाईवे पे नहीं होनी चाहिए, 500 मीटर दूर होनी चाहिए। आज क्या स्थिति बनी? आप आज देख लीजिए ना, आज आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले को कहाँ ताक पर रखा गया है, कहाँ घर घर में, कहाँ पर दारू के ठेके हैं, बाजार में दारू के ठेके हैं। और किस प्रकार की दारू है, क्या ब्रांडेड दारू है,
और किस प्रकार से दारू से अवैध वसूली की जा रही है, जो रेट है उससे भी बाहर की वसूली की जा रही है। लेकिन हमें बड़ी दुख की बात यह है कि यहाँ का नौजवान, यहाँ का युवा, यहाँ का आदमी, जैसे अंग्रेजों के गुलामी के टाइम पे लोग चुप रहते थे, कोड़े खा करके बैठ जाते थे, वैसी स्थिति इस समय है। यहाँ पर कोई बोलता नहीं है, इस पूरे प्रदेश में कोई बोलता नहीं है। लेकिन एक दूसरी स्थिति हमने ये भी देखी है कि जहाँ पे लोग अपने हितों के लिए आवाज उठाते हैं, सरकारें वहाँ पे उसको दबाने का काम करें, चाहे स्थानीय प्रशासन हो चाहे सरकारी तौर पे हो, लगातार उसको दबाने, डराने, धमकाने का काम किया जाता है। और हमने बहुत सारी देखी है, जैसे हम लोग भी जब पत्रकारिता करते हैं, सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, तो प्रशासन, सरकारों की तरफ से बहुत सारा दबाव बनाया जाता है। लेकिन अगर इस तरह की तानाशाही रहती है तो आपको लगता है कि लोकतंत्र जीवित रह सकता है, उसमें आप अपने हितों की बात की जा सकती है? मैं आपको एक बात बताऊं कि प्रदेश में सबसे बड़ा मुख्यमंत्री जी होते हैं, किसी भी प्रदेश का सबसे बड़ा आदमी मुख्यमंत्री होता है। अगर मुख्यमंत्री जी खनन माफिया, दारू माफिया और ये जो हमारी नदी नालों पे डैम बनाए जा रहे हैं वो भी माफिया की श्रेणी में आते हैं, उनसे अगर कुछ कहीं तो वो मुख्यमंत्री को धमकी देते हैं कि हम आपकी कुर्सी रातों रात आपकी कुर्सी खाली करवा देंगे, आपको मुख्यमंत्री से हटवा देंगे। उनके पास ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति उनके पास है। तो अब आप ये बताओ कि जब बड़ा से बड़े आदमी को हटाने और बनाने में इनका हाथ होता है तो ये फिर हम कहाँ जाएं? कौन व्यक्ति ऐसा है? तो ये बनाने बिगाड़ने वाले सारे बाहर के लोग हैं। स्थानीय आदमियों के हाथ पे कुछ नहीं है। स्थानीय आदमियों के लिए तो खाली भाषण तैयार किया जाता है। जैसे कि अभी 2024 में चुनाव होनी है, तो 2024 में इन्होंने बद्रीनाथ में क्या भाषण देना है और केदारनाथ में क्या भाषण देना है, आपके गंगोत्री यमुनोत्री में क्या भाषण देना है, उसकी तैयारी चल रही है कि हिंदूवाद मुस्लिमवाद करके हमने सरकार बनानी है और किस प्रकार से जो है हमने वोट प्राप्त करना है और सरकार बनानी है। तो ये जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी से सरकार बन रही है। विकास की तरफ, रोजगार की तरफ किसी का ध्यान बिल्कुल नहीं है। पलायन का हमारा मुद्दा था और हमने रोजगार पे बहुत सारी बात कर दी कि रोजगार के ये अवसर हो सकते थे अगर सरकारें इस दिशा में काम करती। लेकिन हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकारों ने काम किया, बिल्डिंगें बहुत बनी है, लेकिन साल दर साल स्कूलें बंद होती जा रही हैं। वहाँ पर अगर कहीं पे एक ही गांव में 4-4 भवन तो विद्यालयों की खोल दिए, प्राथमिक विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, हाई स्कूल है, भवन सबके बने हैं, आलीशान कमरे बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ पे अध्यापक नहीं है, संसाधनों की कमी है। तो आपको नहीं लगता कि केवल ठेकेदारी प्रथा में अपने ठेकेदार को पनपाने के लिए बिल्डिंग का काम तो दिया गया, लेकिन वहाँ पे उस तरह के संसाधन नहीं जुटाए गए, अध्यापक को नहीं भेजा गया और वो विद्यालय फिर बाद में खंडर हो जाते हैं, वहाँ पे बंद होने की नौबत आ जाती है। और बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय तो हर साल बंद भी होते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, साफ और सुथरी बातों में कहना चाहूँगा और पुष्ट प्रमाण के साथ कहना चाहूँगा कि देश के अन्य प्रदेशों की बात मैंने जानता हूँ, मैं ज्यादा जानकारी नहीं था, लेकिन आप उत्तराखंड की बात कीजिए। आप जब से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, जब से मैं ये कहूँ कि उत्तराखंड राज्य बना है, तब से आज तक एक भी नए प्राइमरी विद्यालय का निर्माण नहीं हुआ, एक भी कोई एनएम सेंटर का निर्माण नहीं हुआ। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात पे मैं जा रहा हूँ। बड़े संस्थान तो दूर की बात है, और बड़े संस्थान जहाँ पर बने हैं वहाँ पर बंजर पड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि हमसे कोई प्रश्न न पूछे, हमसे कोई सवाल नहीं पूछे, क्योंकि शिक्षित आदमी सवाल पूछता है और सवाल पूछने इनको अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि कोई शिक्षित हो ही ना। ये तो खाली ढपोसला है कि हमने जो है यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिया, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, लेकिन इसके शिक्षा का स्तर जो इस समय है वो शून्य है, 0 है। कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं है। अभी आपने हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड का एग्जाम रिजल्ट देखा होगा, इसमें जो टॉपर लड़के हैं वो प्राइवेट स्कूलों के हैं, सरकारी स्कूलों में कोई टॉपर नहीं है। ये भी आप देख लीजिए, ये तो शिक्षा मंत्री जी ने रिजल्ट को दिया है। देखा होगा कि जितने टॉपर हैं अधिकतर जो है, जिनका जो हाई परसेंटेज वाले हैं वो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों के बहुत कम है जो अपने विवेक से पढ़े होंगे।
तो ये स्थिति है, पूरे प्रदेश का हाल यही है। मैंने कहा कि जब मुख्यमंत्री जी को ही पता नहीं है कि मैं कब कोई हिला दे, कब कौन बना दे, कब कौन गिरा दे, ये स्थिति है। आपने इस प्रदेश में जितने साल हुए उतने मुख्यमंत्री बना दिए, और ये भारी लोगों के हाथ पे है। उत्तराखंड के हाथ में तो कोई है ही नहीं कि किसको बनाना है, क्या बनाना है। अभी आप कह रहे हैं कि एक वो देखा था मैंने सतपाल महाराज जी का कि आपने जिला पंचायत के अध्यक्ष और प्रमुखों का चुनाव जो है जनता से करवाना है, तो वैसे ही मुख्यमंत्री का चुनाव भी जनता से करवाते तो पता चलता है जनता किसको मुख्यमंत्री चाहती है। अच्छा, लगातार जिस तरीके से रोजगार की, स्वास्थ्य की दिशा में बात करते हैं, क्योंकि पलायन के जो मूल में जो सवाल उठते हैं तो वो यही उसके मूल कारण आता है कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। रोजगार की हमने बात कर ली, शिक्षा की हमने बात कर ली, स्वास्थ्य को लेकर भी स्थितियां कुछ सुधरी नहीं है पिछली 22 वर्षों में। अब बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे बेहतर कार्य हो रहे हैं, लेकिन दूरस्थ इलाके आज भी स्वास्थ्य विहीन है। वहाँ पे अगर स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं तो वो फार्मासिस्ट के भरोसे हैं, वहाँ पे किसी डॉक्टर की तैनाती नहीं है, और ज़्यादातर जगहों पर ये स्थिति बनी हुई है। तो लोग तो वास्तव में क्यों दूरस्थ इलाकों में रहेंगे, लोग तो जाएंगे ही महानगरों के। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, दो बातें हैं। एक बात ये आई थी कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक कानून ला रहे हैं, समान नागरिक संहिता, कि सबके लिए कानून हो, सब एक किस्म से रहें, सब एक किस्म से जिए। दूसरी बात, मैंने परसों एक स्वास्थ्य मंत्री जी का एक लेख वो पढ़ा था एक न्यूज़पेपर में कि जो डॉक्टर जो है केदारनाथ में रहेंगे उनको 5 लाख रुपए वेतन मिलेगा। ये तो मैं कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर केदारनाथ में रहेंगे वो 5 लाख रुपए वेतन मिलेगा। वो डॉक्टर जो है उन मरीजों का इलाज, उन आदमियों का इलाज करेंगे जो बीमार पड़ेंगे। उनका काम तो सिर्फ ये है कि जो बीमार पड़ेंगे उनका इलाज होगा। लेकिन इसी देश का नागरिक, वही नागरिक अगर देश की सीमा पर है तो उसका क्या वेतन है? वही नागरिक अगर फौज में केदारनाथ में है उसका क्या वेतन है? वो तो पूरे देश की सेवा कर रहा है ना, पूरे देश के नागरिकों की सेवा कर रहा है। तो क्या मानक है आपके? क्या कहना चाह रहे हैं आप कि आप एक डॉक्टर को जो है केदारनाथ में क्या रिश्वत देना चाहते हैं, उनको किस हिसाब से रखना चाहते हैं? जब आप MBBS करवाते हैं, जो श्रीनगर में आपका मेडिकल कॉलेज खुला था, तो उसमें तो ये हुआ था कि भाई वो उस आदमी को यहाँ से पढ़ाया जाएगा जो पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी सेवा देगा, ये बॉन्ड हुआ था। तो कहाँ गए आपका वो एग्रीमेंट, कहाँ गए आपका वो बॉन्ड? तो इस प्रकार की बातें हैं कि सरकार कठोर हो, आदमी स्वच्छ हो तो काम भी आदमी तभी करवाया जा सकता है। आप ये कह देंगे कि केदारनाथ में जो एक डॉक्टर जाएंगे हम 5 लाख रुपए वेतन देंगे, और केदारनाथ से ऊपर अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बद्रीनाथ से ऊपर अगर बॉर्डर पे एक फौजी जाएगा तो उसको क्या देंगे आप, जो पूरे देश की रक्षा कर रहा है? क्या वेतन देंगे आप उसको? एक तरफ आप समान नागरिक सहायता की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप अपनी मुंह से वो बात कर रहे हैं, वो बात भी आप ही कर रहे हैं समान नागरिक सहायता वाली, और वो बात भी आप ही कर रहे हैं। तो ये दो ही नीति जो चल रहे हैं, इससे तो सारा बेड़ा गर्क है, सारे समाज का बेड़ा गर्क है। तभी तो हमारी राजनीतिक से हमारा मन उठ गया। अच्छा, ये बताइए आप कि जो हम मूल विषय पे आते हैं, जो पलायन रोकने की बात और रिवर्स पलायन की बात कर रहे हैं, वो कैसे हो पाएगा? वो तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास तो जैसे कण कण में भगवान है, वैसे उत्तराखंड में कण कण में रोजगार है। नहीं है, लेकिन इतने वर्षों से अगर हम उसको व्यवहार में नहीं उतार पाए हैं, नहीं उतार रहे, तो मैं आपको एक फॉर्मूला आपके माध्यम से सरकार को और देना चाहता हूँ। दो बातें हैं, एक तो हमारी जमीनी बंजर पड़ी हुई है, मकानी बंजर पड़ी हुई है, जमीनी यहाँ की सीढ़ीनुमा है। अगर हम उन सीढ़ीनुमा जमीनों के अंदर का जो मटेरियल है उससे कोई भूस्खलन नहीं आने वाला है, कोई वो निकट अगर वहाँ पर हम खनन करते हैं तो वहाँ कोई भूस्खलन नहीं आने वाला है। और उस खनन के जो पत्थर रेत बजरी निकलते हैं उसे अगर हम ईंट बनाई, सीमेंटेड ईंट बनाई, उससे अगर हम ये टाइल्स बनाई, पत्थर बनाई, बाथरूम इत्यादि में जो मटेरियल लगता है, जो सामान लगता है उसको बनाई, और उसको यहीं उत्तराखंड के अंदर भी अगर बेचें तो रोजगार प्राप्त होगा। वो जो हमारे सीढ़ीनुमा खेत है वो भी आपके प्लेन जैसे बनेंगे, और वहां से जब ईंट बजरी रोडी अगर हट जाएगी तो उसकी मिट्टी से जो उपजाऊ बनेगा वो भी बहुत अच्छे तरीके से उपज देगा। अच्छा, एक पहाड़ पे जो अब एक संकट और आ रहा है वो है
हम अक्सर देखते हैं कि पहाड़ में बाहरी लोग बहुत सारा रोजगार कर रहे हैं। अगर हम ऋषिकेश से और पहाड़ के दूरस्थ कंदराओं तक ले जाओ तो जो सब्जी की दुकानें हैं, नाई की दुकानें हैं या अन्यत्र इस तरह की दुकानें हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और बहुत व्यापक पैमाने पर ये बाहरी लोगों का रोज़गार हो रहा है। जबकि यहाँ के लोग तो बाहर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संकट भी आ रहा है कि जब पहाड़ की ज़मीनें अब बाहर के लोगों के हाथों में कहीं ना कहीं जा रही है। ये तो आप देख रहे होंगे कि जब से हमारा उत्तराखंड राज्य बना है तब से की स्थिति है ये। पहले ऐसा नहीं था। लेकिन अगर सब्जी मुजफ्फरनगर में हो रही है, सब्जी सहारनपुर में सब्जी का उत्पादन हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनको सस्ते दामों पे मिलेगी और निश्चित रूप से वहाँ के आदमी यहाँ बेचेंगे, यहाँ के आदमी यहाँ लाएंगे। तो तमाम आप उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आप जहाँ जाएंगे, तमाम किस्म के चाहे नाई हो, मोची हो, चाहे आपके बुचड़खानी हो, चाहे आपके जो है सब्जी विक्रेता हो, चाहे आपके मकान निर्माण करने वाले हो, चाहे मिस्त्री हो, तो सारे बाहर के लोग हैं। और वो बाहर भीतर की भी बात अगर हम न करें तो यहाँ के लोगों के रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता था। यहाँ के आदमी को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता है, नहीं देते लोग। रोजगार परक शिक्षा भी होनी चाहिए थी, रोजगार परक शिक्षा भी हो जानी चाहिए थी। सरकार अगर इस तरफ ध्यान देती तो सरकार को एक फॉर्मूला तय करना था कि आपने कक्षा 8 तक, कक्षा 10 तक या कक्षा 12 तक शिक्षा को अनिवार्य करना है। उसके बाद रोजगार परक शिक्षा हो जानी चाहिए थी। लेकिन पहले तो हमारी शिक्षा के साथ कृषि जुड़ी हुई थी, हमारे विषय में कृषि, आप तो वही हटा दिए। किसी का आपको कोई टीचर नहीं मिलेगा किसी विद्यालय में, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और किसी के लिए होम साइंस पढ़ाया जाता था, अलग बागवानी होती थी, जो एक पीरियड चलता था। किसी का अलग से विद्यालय होते थे। टमाटर की खेती कैसे होनी है, बैंगन का कैसा होना है, कद्दू का कैसा होना है, कद्दू कितने प्रकार के होते हैं, टमाटर कितने प्रकार, किसी के मास्टर समझाते थे। लेकिन आज की स्थिति है कि आज तो वो विषय भी नहीं है, वो विषय से भी हटा दिया है, न उस विषय का कोई टीचर है और न उस विषय से कोई पढ़ाई भी कहाँ से करनी है। तो स्थिति है आज की। तो ये तमाम किस्म की बातें हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे जोखोली से पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख अर्जुन सिंह गरवाल जी, और बहुत सारे सामाजिक चीज़ों में इनकी निरंतर भागीदारी रहती है और सामाजिक आंदोलनों में ये बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करते हैं। तो ख़ासतौर पे पलायन को लेकर जो बातचीत कर रहे थे, और पलायन में जिस तरीके से हमेशा चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन सरकारों के लिए जो सुझाव होते हैं, सरकारें कभी उन पर चिंतन मनन और उसे व्यवहार में नहीं उतारती है। और यही कारण है कि आज पहाड़ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, पहाड़ के जो तमाम रोज़गार के स्रोत हैं, यहाँ की नदी, जंगल, जंगल ज़मीन की जब बात करते हैं तो उस पर आज भी न ठोस नीति बन पाई है, न कोई कार्य योजना बन पाई है, न उससे रोज़गार के संसाधन उपलब्ध करवा पाई है। और यही कारण है कि आज यहाँ के जो संसाधन हैं उनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, उनसे कोई रोज़गार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और लोग महानगरों के लिए, बड़े शहरों में रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं। उसी तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति भी है, उनमें बेहतर कार्य नहीं कर पाने की वजह से आज स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति भी रसातल की ओर है। अगर सरकार इस दिशा में बेहतर काम करती है तो पहाड़ में बहुत सारे अवसर हैं, न केवल रोज़गार के, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं जिससे आदमी अपने घर बैठे सम्मानजनक रोज़गार भी पा सकते हैं। आप बने रहिए केदारखंड एक्सप्रेस के साथ। एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।